हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना, जो आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम या फिर यूरिन फॉर्मेशन की मेन यूनिट होती है। मुख्य सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपकी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। इसकी संरचना देखेंगे, साथ में देखेंगे किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें वृक्क नलिकाएं या फिर वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जन इकाई होती है। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्याले के समान होता है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। तो ये बोमन संपुट है, प्याले नुमा जो संरचना है। और आपको जो अंदर दिखाई दे रही हैं नलिकाएं, उसे ग्लो जालनुमा जो नलिकाएं होती हैं उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये धमनी, रीनल धमनी की शाखा है, ठीक है, जो ब्लड लेके आती है। सिरा है जो आगे पहुंचाएगी आपकी, ठीक है। ये वृक्क की धमनी है, ये केस का जाल है, ये हेलने का लूप है, ये आपकी मूत्र वाहिनियाँ हैं, और ये संग्राहक नलिका है। इन सभी चीज़ों को देखेंगे, हम बारी बारी से समझेंगे। आपको बस ध्यान देना है प्रत्येक लाइन पे मैं क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ। तो नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग जो होता है वो प्याले नुमा संरचना का होता है, जिसे हम बोमन संपुट कहते हैं। बोमन संपुट के प्याले नुमा खांचे में रक्त की नलियों का गुच्छा होता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये गुच्छा जो आप दिखाई दे रहा है, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसे हम बोलते हैं मेलपीगी कोष, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? मेलपीगी कोष कहते हैं। नेफ्रॉन का शेष भाग नलिका के रूप में होता है। आगे बढ़ें तो प्रत्येक वृक्क नलिकाएं परस्पर संयुक्त कर संग्रह वाहिनियों में खुलती हैं। एक ओर की समस्त संग्रह वाहिनियां मूत्र वाहिनी में खुलती हैं, जिसे यूरेटर बोलते हैं। और प्रत्येक मूत्र वाहिनी वृक्क के आंतरिक भाग से बाहर निकलती है। मूत्र वाहिनी का अग्रभाग कीप के समान चौड़ा होता है, जिसे पेल्विस कहते हैं। पश्च भाग एक नम्बी नलिका के रूप में होता है। प्रत्येक ओर की मूत्र वाहिनी मूत्राशय में खुलती है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें आपका क्या होता है, यूरिन इकट्ठा रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो नलिकाएं हैं, अब इन्हीं नलिकाओं को आप देख सकते हो, यहाँ डायग्राम में देखिए, ये जो नलिकाएं हैं ये संग्राहक नलिका में जाके खुलती हैं। संग्राहक नलिकाएं अपनी एक साइड के मूत्र वाहिनियों में खुलती हैं। और मूत्र वाहिनी कहाँ खुलती हैं? पेल्विस जो एक कीप के समान चौड़ा होता है वहां खुलती हैं, और उसका आगे जाके वो खुलती है मूत्राशय में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे ये केशिकाओं का जाल दिखाई दे रहा है, इनका भी काम हम समझेंगे। ये नलिकाकार भाग है, और ये कलेक्टिंग डक्ट्स इन्हें बोलते हैं। फिर ये मूत्र वाहिनियाँ, फिर आगे पेल्विस, फिर आपके मूत्राशय। मूत्राशय से फिर आगे आपके क्या होता है, यूरिन निकाल दिया जाता है यूरिथ्रा से, ठीक है। अब देखिए इस नेफ्रॉन का कार्य देखें तो यूरिया का निर्माण, हम कैसे जीव हैं, यूरियोटेलिक, हमारे उत्सर्जित पदार्थ को यूरिया के रूप में स्रावित करते हैं। तो इसका निर्माण यकृत में होता है। नेफ्रॉन का मूत्र का निर्माण करना मुख्य कार्य है। इसका मुख्य कार्य यूरिन फॉर्मेशन है, जो 3 चरणों में होता है। एक होता है छानना, जिसमें आपके सारे आवश्यक पोषक तत्वों को अलग करके छान दिया जाता है। छानने का काम फर्स्ट प्रोसीजर में होता है, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि मुख्य रूप से आपके ग्लोमेरुलस में हो जाता है। दूसरा काम होता है सेलेक्टिव सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जिसे हम बोलते हैं वर्णात्मक अवशोषण। इसमें आपके नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम आयनों को अवशोषित किया जाता है, जो कि काम की चीज़ है। फिर उसके बाद में होता है सीक्रेशन, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों को सीक्रेट किया जाता है। उसके बाद में आपका क्या बनता है, यूरिन बनता है, जो हम बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। तो हमारा मुख्य काम है यूरिया को, हमारे शरीर में जो यूरिया इकट्ठा हो रहा है उसे बाहर निकालना। अब इस पहला प्रोसीजर देख लेते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस में प्रवेश करने वाली अव्यवाही धमनिका, तो इसे आप ध्यान रखना, अव्यवाही धमनिका उससे बाहर निकलने वाली अ, अपवाही धमनिका से अधिक चौड़ी होती है। लेके आने वाली धमनिका अभिवाही होती है, बाहर निकलने वाली अपवाही होती है। गलत लिख रखा है यहाँ पे। इसलिए जितना रुधिर ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है, निश्चित समय में उतना रुधिर बाहर निकल नहीं पाता है। इसीलिए केशिका गुच्छ में रुधिर का दबाव बढ़ जाता है। इस दाब के कारण प्रोटीन के अलावा रुधिर प्लाज्मा में घुले सभी पदार्थ छनकर बोमन संपुट में पहुंच जाते हैं। बोमन संपुट में पहुंचने वाले इस द्रव को आप बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट या फिर वृक्क निस्यंद कहते हैं। तो रुधिर में घुले सभी लाभदायक और हानिकारक पदार्थ, जैसे ग्लूकोज है, लवण है, एमिनो अम्ल है, यूरिया है, यूरिक अम्ल, विटामिन आदि नेफ्रिक फिल्ट्रेट में होते हैं। इसी कारण इसे प्रोटीन रहित छना हुआ प्लाज्मा भी कहते हैं। तो मुख्य कार्य यहीं पे कर दिया जाता है कि इसका गच्छ में रुधिर का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रोटीन के अलावा रुधिर प्लाज्मा में घुले सभी पदार्थ छन कर बोमन संपुट में पहुंच जाते हैं। केवल प्रोटीन ही निकल पाता है।
ठीक है। तो इसी कारण इसे प्रोटीन रहित छना हुआ प्लाज्मा भी कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस में छन जाएगा, केवल प्रोटीन नहीं आ पाएगी, ठीक है। प्रत्येक संग्रह नलिका एक मीनार जैसे भाग पिरामिड में खुलती है। वृक्क में लगभग 10 से 20 पिरामिड दिखाई देते हैं जो कि पेल्विस में खुलते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोमन संपुट में से होकर, ये फिल्ट्रेट जो है ये यहाँ से होकर यहाँ फिल्ट्रेट हो जाएगा। अब ये बोमन संपुट से होकर आगे बढ़ेगा, वृक्क नलिका के अगले भाग में पहुंचता है। इस भाग में ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन, अमोनिया आदि को हृदय में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ये अवशोषित पदार्थ नलिका के चारों ओर फैली हुई कोशिकाओं के रुधिर में पहुंचते हैं। इनके अवशोषण से नेफ्रिक फिल्ट्रेट में पानी की सांद्रता अधिक हो जाती है। अब जल भी पराशरण विधि द्वारा रुधिर में पहुंच जाता है और जल का पीछा करते हुए भी दूसरे पोषक तत्व भी पहुंचते हैं। यदि पुनः अवशोषण की क्रिया न हो तो हानिकारक पदार्थों के साथ साथ लाभदायक पदार्थ भी मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाएंगे। इसका परिणाम होता है, वृक्क प्रतिदिन लगभग 180 लीटर नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनाते हैं, लेकिन प्रतिदिन बना मूत्र केवल 1 लीटर होता है। देखिए, तो यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो 180 लीटर नेफ्रिक फिल्ट्रेट बन रहा है और यहाँ से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लिया जाता है, केवल 1 से 1.5 लीटर आप यूरिन उत्सर्जित करते हैं। तो अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना जल और अन्य पदार्थ प्रतिदिन नेफ्रिक फिल्ट्रेट्स में से अवशोषण किए जाते हैं। तो देख लो, 180 लीटर में से केवल 2 लीटर आप क्या यूरिन निकालोगे, बाकी का रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है पूरा। सीक्रेशन, जब रुधिर वृक्क नलिका पर फैले कोशिका जाल से गुजरता है तो उसके प्लाज्मा में बचे हुए उत्सर्जी पदार्थ पुनः नेफ्रिक फिल्ट्रेट में डाल दिए जाते हैं। अवशेष द्रव्य में केवल अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिन्हें मूत्र कहते हैं। मूत्र मूत्राशय में संग्रहित होता है, जो आवश्यकता पड़ने पर मूत्राशय की पेशियों के संकुचन से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जैसी पेशियों पे क्या आएगा, आपके संकुचन ज़्यादा होगा तो आपको क्या होगा, आपके माइंड में खुद उसको क्या करने का मन करेगा, यूरिन करने का मन करेगा, ठीक है। तो आपका ब्लैडर जैसे ही बढ़ जाएगा तो आप यूरिन कर देंगे तो वो खाली हो जाता है। तो ये सीक्रेशन, ये 3 टर्म है जिनके माध्यम से हम यूरिन फॉर्मेशन समझ सकते हैं। सबसे पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसमें आपके प्रोटीन को छोड़कर सारी चीज़ें छान ली जाती हैं, इसीलिए हम इसे प्रोटीन रहित छना हुआ प्लाज्मा भी कहते हैं। फिर वर्णात्मक अवशोषण होता है, जिसमें से 180 लीटर में से केवल 1.5 या 2 लीटर यूरिन निकाल दिया जाता है, बाकी सब अवशोषित कर लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, प्लाज्मा में बचे हुए उत्सर्जी पदार्थ पुनः नेफ्रिक फिल्ट्रेट में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका यूरिन फॉर्मेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद में आप यूरिन को बाहर त्याग देते हैं। तो ये फॉर्मेशन है। बाकी ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, हेलने का लूप है जो पराशरण संतुलन में मेन भूमिका निभाता है। ये अभिवाही धमनिका यहाँ से आएगी, अपवाही धमनिका यहाँ से निकलेगी और ये कलेक्टिव आपकी डक्ट से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। थैंक्स।